अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 6 इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हमने कुछ इस चैप्टर में थोड़े रिलेशन डिस्कस करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला रिलेशन हमारे पास है कि रेजिडुअल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूज़फुल लाइफ। इसका मतलब क्या है कि रेजिडुअल वैल्यू क्या वैल्यू होती है, जो हमारे पास वो वैल्यू जो कि एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद चीज़ कितने की सोल्ड आउट हो जाए, कितने की बिक जाए, तो वो होती है रेजिडुअल वैल्यू। तो ये इन्वर्स रिलेशन है इसका यूज़फुल लाइफ के साथ। इन्वर्स रिलेशन में हमेशा वो चीज़ आती है जो एक बढ़ रही हो और एक कम हो रही हो। तो रेजिडुअल वैल्यू अगर कम होगी तो यूज़फुल लाइफ ज़्यादा होगी। अब देखते हैं, रेजिडुअल वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो यूज़फुल लाइफ उसकी कम होगी। मीन एक एसेट मैंने ख़रीदा 1 लाख रुपए का, अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 80,000। तो 80,000 बहुत ज़्यादा होती है। 1 लाख में से 80,000 तो उसकी सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू है। तो मैंने डेप्रीशिएट किस अमाउंट करवाना है, सिर्फ 20,000 को। तो मैं थोड़े सालों में उसको डेप्रीशिएट करवा पाऊँगा। ये मैं सही कह रहा हूँ ना, कि जितनी ज़्यादा रेजिडुअल वैल्यू होगी उतने कम साल लगेंगे। मैंने मतलब 20,000 को डेप्रीशिएट करवाना तो मुझे 1-2 साल लगेंगे। अगर मैं 1 लाख को करवाता तो मेरे 4-5 साल लग जाते। ठीक है ना। तो अब यहाँ पता लगा कि रेजिडुअल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यूज़फुल लाइफ उतनी कम होगी, और जितनी रेजिडुअल वैल्यू कम होगी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 80,000 डेप्रीशिएट अमाउंट होती और ये रेजिडुअल वैल्यू होती तो फिर ये ज़्यादा थी ना, रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा थी, रेजिडुअल वैल्यू कम थी, मतलब रेजिडुअल वैल्यू ये थी, फिर ये कम होगी। तो ये इसको डेप्रीशिएट करवाना था, मतलब ज़्यादा थी, फिर हमारे साल ज़्यादा लगने थे, 4-5 साल लगने थे। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन है कि रेजिडुअल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यूज़फुल लाइफ उतनी कम होगी, और रेजिडुअल वैल्यू जितनी कम होगी यूज़फुल लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। तो यही कह रहा है, हायर वुड बी यूज़फुल लाइफ, लोअर वुड बी द रेजिडुअल वैल्यू। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि रेजिडुअल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्रिसिएशन। देखें, जितनी ज़्यादा रेजिडुअल वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन उतनी कम होगी। कैसे, फिर से एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख का एसेट ख़रीदा, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू उसकी है 80,000। तो रेजिडुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। अगर 80,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू, तो मैंने डेप्रिशिएट कितना अमाउंट को करवाना, 20,000 को। तो 20,000 तो डेप्रिसिएशन बहुत कम नहीं हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डेप्रिसिएशन उतनी उतनी कम होगी, उतनी कम होगी। इसकी आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, ज़हन पे जोर डालेंगे, इंशाल्लाह आपको ये भी समझ लग जाएगी। है ना, बहुत इजी है। रेजिडुअल वैल्यू जितनी ज़्यादा, मतलब 1 लाख रुपए की चीज़ थी, 80,000 रुपये उसकी रेजिडुअल वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा रेजिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिशिएट कितने अमाउंट को करवाना है, 20,000 को। ज़ाहिर सी बात है फिर थोड़ी डेप्रिशिएट होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, और थोड़ी जल्दी मतलब जल्दी हो जाएगी, डेप्रिशिएशन उसकी कम हो जाएगी। और रेजिडुअल वैल्यू जितनी कम होगी, अगर हम कहते हैं ये इसकी अमाउंट है जिसको हमने डेप्रिशिएट करवाना है, और ये है इसकी रेजिडुअल वैल्यू, तो रेजिडुअल वैल्यू कम हो गई, ये कम है ना रेजिडुअल वैल्यू, और 80,000 का डेप्रिशिएट करवाना है, ज़ाहिर सी बात है फिर डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरह इन्वर्स रिलेशन है इसके अंदर। हायर वुड बी द रेजिडुअल वैल्यू, लोअर वुड बी द डेप्रिसिएशन। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्रिसिएशन। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्रिसिएशन। हायर द रेट हायर वुड बी द डेप्रिसिएशन, मतलब कि रेट जितना ज़्यादा होगा, रेट जितना ज़्यादा होगा डेप्रिसिएशन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अगर रेट आपके पास मतलब ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन, मतलब कि अगर आपके पास 50% रेट आ गया, 50%, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कॉस्ट से, तो ज़ाहिर सी बात है मतलब डेप्रिशिएट अमाउंट से, तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा चार्ज होगी ना। तो इसीलिए वो कह रहा है डायरेक्ट रिलेशन है इसका साथ। ऑलवेज चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन बेसिस ऑफ यूज़फुल लाइफ रादर देन इकोनॉमिक लाइफ। तो ये तो पुरानी बात है कि जो हमेशा जो हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, वो हमेशा हम यूज़फुल लाइफ के ऊपर करते हैं, ना कि इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज फॉर बेटर एंड फेयर प्रेजेंटेशन। अब एक फैक्ट्री है, वो कहती है कि एक साल उन्होंने मेथड यूज़ किया स्ट्रेट लाइन मेथड, नेक्स्ट ईयर उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जो बेस्ट मेथड है वो है रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, तो उन्होंने चेंज कर लिया। तो चेंज करने के पीछे मकसद क्या होना चाहिए कि हम चेंज कर रहे हैं तो कि ताकि वो हमें बेटर और फेयर प्रेजेंटेशन दे, जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, जिस नए मेथड के ऊपर हम जा रहे हैं वो हमें फेयर और बेटर प्रेजेंटेशन दे, फेयर और बेटर प्रेजेंटेशन दे। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की।
एक्सपेंडिचर एक्वायर टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर जो कि एसेट की लाइफ को बढ़ा दे, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब छोटे मोटे खर्चे नहीं, जो बड़ा खर्चा करे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक जनरेटर है, तो जनरेटर थोड़ा पुराना हो गया, मैंने उसकी पूरी मोटर ही चेंज करवा दी, मतलब पूरा इंजन ही चेंज करवा दिया। तो क्या ख्याल है, अब वो जहाँ 1 साल चलना बकाया होगा, तो क्या अब वो 10 साल आगे और चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेंस किया, एक्सपेंडिचर किया, लेकिन ऐसा एक्सपेंडिचर किया कि उसकी यूज़फुल लाइफ बढ़ गई, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि उसकी लाइफ को बढ़ा दें। जैसे मेरे पास एक फैक्ट्री में मशीन लगी थी जो कि 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट्स बनाती थी। मैंने उसमें ऐसा पुर्जा लगा दिया कि अब वो घंटे के अंदर 1500 पुर्जे बना रही है, मतलब 1500 प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो मैंने क्या किया, उसकी लाइफ को बढ़ा दिया, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो कैपेसिटी, एफिशिएंसी और लाइफ को जो चीज़ बढ़ाए एक्सपेंडिचर, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच कैन इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ एसेट उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दे, तो उसको हम कहते हैं, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये छोटे मोटे खर्चे, एक्सपेंडिचर ड्यू टू डे एक्सपेंसेस, जैसे जनरेटर में कोई तार वगैरह सड़ गई, वो लगवा दी, कोई नट बोल्ट छोटा सा लगवा दिया, कोई थोड़ा सा पेंट करवा दिया। तो मतलब है जितने छोटे मोटे खर्चे हैं, इससे लाइफ तो नहीं ना बढ़ती, बस वैसे ही हम थोड़ी मेंटेनेंस के लिए करते हैं। इसमें आप मेंटेनेंस का लफ्ज़ याद रखें। तो जो मेंटेनेंस होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ देखनी है कि जिस कॉस्ट को हम डेप्रिशिएट करवाते हैं ना, जिस अमाउंट को हम डेप्रिशिएट करवाते हैं एसेट की, अब उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करना और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। मीन कि 1 लाख का, अगर हम 1 लाख का एक एसेट है और उसको डेप्रिशिएट करवा रहे हैं, तो वो जो 1 लाख है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, उसकी परचेज, जितने का हमने ख़रीदा है, जितने का उसको लगवाया है, जितने में वो ट्रांसपोर्ट होके आया, तो वो सारे ख़र्चे उसके अंदर ऐड किए जाएंगे, तब उस अमाउंट की डेप्रिसिएशन फाइंड की जाएगी। हम बड़ा इजीली देख लेते हैं ना कि कॉस्ट दी होती है 1 लाख। अब इस 1 लाख के अंदर सारे खर्चे जो है ना, वो पहले से इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आज हम वो खर्चे देखेंगे कि जो इंक्लूड होने हैं और जो नहीं होने, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द थिंग्स दैट शुड बी इंक्लूड एंड एक्सक्लूड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जो खर्चे इंक्लूड होने हैं कॉस्ट के अंदर और जो एक्सक्लूड होने हैं, वो उनकी लिस्ट नीचे गिवन है। सबसे पहले जो इंक्लूड होना कॉस्ट के अंदर, वो परचेज़ पावर है। मतलब मैंने 80,000 रुपये का एसेट ख़रीदा, ज़री सी बात है, ये तो इंक्लूड होगा। उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं। कौन से टैक्सेस जो मुझे नॉन रिफंडेबल होना, मतलब जो टैक्स मैं आज पे कर रहा हूँ उसके उस एसेट के ऊपर मुझे वो वापस नहीं होना, तो फिर मैं उसको इंक्लूड करूँगा। और जितने भी नॉन रिफंडेबल इनकम, एक्साइज और ड्यूटी, कोई चीज़ आपने बाहर से इंपोर्ट करवाई, जो कोई मशीन आपने बाहर से इंपोर्ट करवाई, तो जो भी आपने उसका इनकम, एक्साइज और ड्यूटीज़ वगैरह पे की, तो वो नॉन रिफंडेबल अगर हैं, अगर आपने वो आपको वापस नहीं मिलनी, तो फिर तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, उसको कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है, कॉस्ट के अंदर उसको इंक्लूड करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली, जैसे हमने कहा था कि एसी आपने मंगवाया, ठीक है, तो एसी को अब आपने इंस्टॉल करवाना है, तो उसके लिए आपको लेबर बुलवानी पड़ेगी, फिर वो आपको फिटिंग करके देगी, और जो ख़र्चा आएगा वो आपने कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। इंस्टॉलेशन भी हो गई। फिर आ जाइए इंश्योरेंस ट्रांजिट। अच्छा, इंश्योरेंस ट्रांजिट क्या होती है? एक तो है कि कॉस्ट के अंदर हम कभी इंश्योरेंस को नहीं इंक्लूड करते, लेकिन इंश्योरेंस ट्रांजिट और चीज़ है। जैसे कराची पोर्ट पे मेरी मशीन जो है ना वो लैंड हुई, अब मैंने उसको पेशावर लेके जाना है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है, तो मैंने उसकी पूरे रास्ते की इंश्योरेंस करवा ली कि इसको रास्ते में कुछ भी हो गया तो फिर मैं उसकी पेमेंट जो है ना वो मैं ले सकूँगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम जो रास्ते की इंश्योरेंस करवाते हैं उसको सिर्फ रास्ते की, बाकी आगे सालों के लिए सिर्फ रास्ते की जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो इंक्लूड होती है, हमेशा याद रखिएगा। और एनी मॉडिफिकेशन दैट एनहांसेस यूज़फुल लाइफ, कोई भी आपने मॉडिफिकेशन कर दी, जैसे मैंने कहा आपको, आपने उसमें कोई टूल नया लगा दिया, जैसे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, आपने जनरेटर नया डाल दिया, उसकी लाइफ और बढ़ गई, तो इस तरह के कॉस्ट आपने इंक्लूड करने हैं। और है ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट, जैसे आपने मशीन ख़रीदी और उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए जिस भी किराए पर ज़री सी बात लाएंगे गाड़ी के ऊपर, जिसके ऊपर भी लाएंगे, तो जितना भी ख़र्चा होगा वो भी इंक्लूड होगा कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ख़र्चे हैं जो कि कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होने, और ये आपने याद रखने हैं कि मतलब कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। अब हमने वो ख़र्चे देखने हैं जो कि कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते।
जैसे रिफंडेबल टैक्सेस, एक्साइज, इनकम एंड ड्यूटीज़, कुछ इस तरह के टैक्सेस होते हैं कि जो आप एट अ टाइम पे कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको वो रिफ़ंड हो जाते हैं, बाद में आपको वापस दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर रिफंडेबल है तो फिर आपने इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि आपको पता है कि बाद में मुझे वापस मिल जाने, तो इसलिए फिर आपने इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। वारंटी एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर जो उसकी वारंटी होती है या जो आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई और उसको आप माहानावार जो है ना उस इंश्योरेंस में उसकी मद में पैसे पे कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होंगे कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे बिल्कुल। ठीक है, और ऑपरेशनल लॉसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे, कोई नट बोल्ट टूट गया, बेल्ट टूट गया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें टूट गई, तो फिर वो आपने नहीं इंक्लूड करने कॉस्ट के अंदर। फिर है जनरल ओवरहेड्स एडमिन एक्सपेंस, मतलब कि इसमें क्या आएगा, जनरल ओवरहेड्स एडमिन एक्सपेंस। आपने एक एसी मंगवाया अपनी कंपनी के लिए और आपने उसकी फ़िटिंग के लिए बाहर से किसी लेबर को बुलाया उसको फ़िट करने के लिए, तो वो आप ज़रूरी सी बात इंक्लूड करते हैं, हमने कहा था। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। लेकिन अगर आपने एसी मंगवाया और आपने फैक्ट्री के अंदर एक बंदे को स्पेशली रखा ही इसलिए हुआ है कि वो एसी की मेंटेनेंस करेगा, एसी इंस्टॉल करेगा, तो जब अगर वो करेगा तो फिर आपने वो एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करना, वो एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करना। फ़र्क आपको समझ लगेगा। आप स्पेशलिस्ट को बुलाएं बाहर से और वो काम उससे करवाएं, तो फिर आपने इंक्लूड करना है कॉस्ट के अंदर उस एक्सपेंस को। लेकिन अगर एक बंदा आपने फैक्ट्री में रखा ही उस काम के लिए हुआ, उसको आप माहाना पे दे रहे हैं, तो फिर आपने एक्सपेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, और आगे डिस्काउंट्स, तो जिस किस्म की भी डिस्काउंट्स आप कहते हैं, मतलब 2 लाख की मशीन थी, आपने डिस्काउंट में 1.5 लाख की ले ली, लेकिन आपको डेप्रिशिएट उसको फिर भी 2 लाख के ऊपर ही करवाना है, तो डिस्काउंट्स भी जो है ना वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो ये तकरीबन सारे चैप्टर का ओवरव्यू था, जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो गए। तो तकरीबन लेक्चर नंबर हमारा 6 था। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर छोटा रखते हैं, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो कि आपसे डिस्कस करने थे, तो इनको ज़रा आपने गौर से देख लेना, इंक्लूड एक्सक्लूड को, कि जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं और जो सी नहीं होती। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।